हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं क्या परोसता हूँ सबसे पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हो सकता है कि जुड़े हैं। फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप मैं यहाँ से आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आपके पास कोई ऐसा तजुर्बा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में। जो आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ ये ऐसा ज़बरदस्त चमत्कार है हमारे कन्हैया का कि ऐसा भी इंसान मानने को तैयार हो गया कि ईश्वर होते हैं, जो कि कभी किसी मंदिर में जाकर नतमस्तक नहीं होता था। मतलब किसी भी ईश्वर के सामने हाथ जोड़ने में उसे जिसे शर्मिंदगी होती थी, भले ही वो बड़े ओहदे पर था, बाद में उसे क्या ज़बरदस्त चमत्कार दिखाया ईश्वर ने, कहानी में बताऊंगा। देखिए, अगर आप पहली बार आए हो और आपको पसंद आती है, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने किसी मित्र के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपका वक्त सही व्यतीत हुआ यहाँ पर, मतलब मैंने वक्त ख़राब नहीं किया तो। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी थोड़ी सी अलग तरीके से सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी सी कहानी है जिसमें एक आपको बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलने वाला है। कहानी छोटी है लेकिन चमत्कार बहुत बड़ा है। एक आदमी ज़बरदस्त ओहदे पर, जिसको मान सम्मान हर कोई देता है, डॉक्टर, और जिन्हें ये भी कहा जाता है कि ये ईश्वर का रूप हैं क्योंकि वो जीवन बचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर कोई साथ नहीं आता या कोई कुछ नहीं कर पाता, वहाँ डॉक्टर अपना कमाल कर जाते हैं। लेकिन जहाँ डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, वहाँ ईश्वर की छड़ी घूम जाती है, और ईश्वर के चमत्कार को फिर हर कोई नमस्कार करने लग जाता है। खैर, ये जो डॉक्टर साहब हैं ये दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में आते हैं। इनका नाम है डॉक्टर पवन शर्मा। नाम परिवर्तन आपको भी पता है, मैं हर किसी की प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्वता देता हूँ, इसी वजह से इनका नाम बदल कर मैं डॉक्टर पवन शर्मा कर रहा हूँ। डॉक्टर पवन शर्मा, जो कि पूरे विश्व में एक जाना माना नाम, एक ऐसा डॉक्टर जो कि जब हॉस्पिटल में एंट्री कर जाता है, पेशेंट जो है वो आधा तो ये मानो उनके नाम से और उनके आने से ही ठीक हो जाता है। और जो बाकी उनके सहकर्मी हैं, जो उनके डॉक्टर साथ में रहते हैं, उन सभी को पता है कि अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में आ गए तो अब पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अब मरीज़ को कुछ नहीं होने वाला, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना विश्वास इनके नाम में वो बात है कि पेशेंट अगर सुन लेता है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है पवन शर्मा, डॉक्टर पवन शर्मा, जो कि किसी भी ईश्वर पर भरोसा मतलब वैसे नहीं करता जैसे आप और हम करते हैं। हाँ ठीक है, ईश्वर है, लेकिन मैं कम थोड़ी ना हूँ। मतलब कहीं ना कहीं गुरूर भी है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का घमंड है। लेकिन ये जो गुरूर है ये अब धीरे धीरे नाम, रुतबे, पैसे के साथ बढ़ता जा रहा है। ये अब ये मानने लग गए हैं कि पृथ्वी पर मेरे से बेहतरीन डॉक्टर, मेरे से बेहतरीन इंसान कोई दूसरा नहीं है। इनके दिमाग में ये बात भी आने लग गई है। अब होता क्या है कि इन्होंने 2-3 अवार्ड ऐसे जीत लिए जो कि विश्व में किसी और डॉक्टर ने अचीव नहीं करे थे, जीते नहीं थे। तो इनके मान सम्मान में एक दूसरी जगह, जैसे कि हम दिल्ली में है, ठीक है, और ये जो इनको ऑनर दिया जाएगा, जहाँ इनको ये प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है, ये बॉम्बे में है, ठीक है। अब दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट, या बॉम्बे से थोड़ा और आगे कर लो, ये चलो बॉम्बे ही रखते हैं, थोड़ी आसानी होगी समझने में, कि दिल्ली से डॉक्टर साहब है और बॉम्बे में इन्हें मान सम्मान के लिए एक समारोह, बड़ा समारोह किया जा रहा है, जिसमें कि बड़े बड़े विश्व के डॉक्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े बेहतरीन एक से एक सेलिब्रिटी आ रहे हैं। मतलब कि वहाँ के जो गेट टुगेदर है, जो कि मिलने जुलने वाले लोग हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। कोई किसी क्षेत्र में आगे है, कोई किसी क्षेत्र में आगे हैं, कुछ मंत्री जी वगैरह भी आ रहे हैं। मतलब हर कोई वहाँ शिरकत करने वाला है, मतलब पहुँचने वाला है। और ये सभी लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पवन शर्मा के सम्मान में, यानी वहाँ का मेन मुख्य
अतिथि कह लो, एक जिनकी वजह से हो रहा है ये कह लो, वो पवन शर्मा है। तो इनका तो पहुंचना वहाँ ज़रूरी है और मेरे ख्याल से समय से पहले ही पहुंचना चाहिए इन्हें। अगर इनको मान सम्मान प्राइज़ जो मिलना है 3 बजे, तो इन्हें वहाँ 12-1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। एक कायदा यही होता है। अब होता क्या है कि ये भाई साहब दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ते हैं और वो भी आखिरी भागते दौड़ते बस जल्दीबाजी में, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा सा इन्हें देर हो गई थी। जिस पेशेंट को ये देख रहे थे वहाँ थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया। भाई उसे छोड़कर थोड़ी ना बीच में से चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने उस काम को पूरा किया। डॉक्टर हैं, अपने पेशेंट से कभी मुंह नहीं मोड़ते। अब ये उस हॉस्पिटल से निकलने में, आने में, यहाँ फ़्लाइट पकड़ने में थोड़ी सी देरी हो गई इन्हें। और अब मुझे ऐसे मैसेज मत करना कि मुंबई जाने के लिए तो ये फ़्लाइट इतने बजे आ जाती है, वो उतने बजे आ जाती है। समझ रहे हो, अगर कहानी और टाइम से खेलने लग गए ना, फिर तो सुना ली कहानी और सुन ली कहानी, मतलब मैंने और आपने। मैं हर चीज़ को पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपने ये दरवाज़ा बताया था उस तीसरी शक्ति वाली कहानी में, वो उसके दाएं था या बाएं था, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कहानी में कोई फ़र्क पड़ेगा? दरवाज़ा दाएं था या बाएं था? हाँ, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। खैर, कहानी पर आता हूँ। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने आखिरी फ़्लाइट पकड़ी है और ये फ़्लाइट के अंदर जैसे ही आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने इन्हें एक तरह से खड़े होकर सम्मान दिया कि डॉक्टर पवन शर्मा आज हमारे साथ हमारी फ़्लाइट में है। क्या बात है। जो नहीं भी जानते थे, भाई हर कोई नहीं जानता है ना, उन्होंने भी फिर जब पता चला तो इन्हें बहुत अच्छे से इनका वेलकम किया, स्वागत किया। और एक अलग सी खुशी है, लेकिन घमंड के साथ। अब जैसे ही फ़्लाइट ने उड़ान भरी तो हर कोई इनके पास आकर फ़ोटो खींचने को तैयार है जी, ऑटोग्राफ लेने को तैयार है जी। इतने बड़े डॉक्टर हमारे साथ फ़्लाइट में हैं, क्या बात है। डॉक्टर साहब एक अलग ही लेवल की फीलिंग इस समय महसूस कर रहे हैं। लेकिन ना जाने क्या हुआ, थोड़ी ही देर हुई थी और ये फ़्लाइट थोड़ा सा डगमगाने लग गई। मौसम एकदम ख़राब। मौसम ख़राब होने की वजह से पायलट भी परेशान है कि ऐसे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे सही समय पर जहां हमें पहुंचना है। गड़बड़ हो सकती है, तो एक काम करेंगे, हमें वहां से पहले ही कहीं बीच में प्लेन को लैंड करना पड़ेगा, वरना स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मौसम विभाग वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि एकदम से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकता है। फ़्लाइट को नीचे से ऑर्डर मिला, मतलब एयरपोर्ट से, कि भाई आपको मुंबई से पहले ही कहीं भी लैंड कराना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। मुंबई से पहले ही इमरजेंसी तौर पर एक जगह लैंडिंग करनी पड़ गई प्लेन की। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। अब जब ये सब उतर रहे थे, ये जो प्लेन में भाई साहब चढ़े थे, डॉक्टर पवन शर्मा, जो कि हर किसी से एक सम्मान पा चुके थे, इनके ये जो अब इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द, ये बेहद ख़राब हैं। ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं पायलट को, ना जाने क्या क्या, मतलब इसमें पायलट की क्या गलती है बताइए। अगर मौसम बिगड़ गया और उसने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी, आपको सही सलामत ज़मीन पर ले आया, तो इसमें उसकी क्या गलती है भाई? बादलों पर, बिजली कड़कने पर, इस मौसम बरसात पर क्या पायलट का कोई बस चलता है? और अगर ऐसा होने लग जाए तो कभी कोई फ़्लाइट समस्या में आएगी ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे सभी के सामने न जाने क्या क्या बोल दिया। और डॉक्टर साहब इतने बड़े हैं, क्योंकि देखिए, जो बड़ा आदमी होता है वो कुछ बोलता है तो इसको पलटकर जवाब भी बहुत कम लोग देते हैं कि इसको कहीं बुरा ना लग जाए। वो आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे। ये तो बड़ी कमाल की बात है। अरे कब तक उसका मान सम्मान होता रहेगा भाई? लेकिन किसी ने भी पलटकर इन्हें जवाब नहीं दिया। अब यहाँ एक आदमी खड़ा था, वो भी अच्छे ही ओहदे का था। उसने कहा कि आप डॉक्टर पवन शर्मा हैं? जी, मैं डॉक्टर पवन शर्मा हूँ। आपने जिस जगह के बारे में बताया है, यहाँ से तकरीबन आपको 3.25 घंटे के आसपास वक्त लगेगा। बाय रोड आप जा सकते हो। तो डॉक्टर ने कहा, पवन शर्मा ने, क्या बाय रोड में जा सकता हूँ? कह रहे हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप दिल्ली से बॉम्बे ही तो जा रहे थे, अब इसमें आपको 6-7 घंटे थोड़ी ना लग जाएंगे फ़्लाइट में। हाँ, कुछ वक्त के लिए आपको समस्या होगी क्योंकि आप गाड़ी में इतनी दूर तक जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर 3-3.25 घंटे लगते हैं तो अभी मैं सही वक्त पर पहुँच जाऊँगा। आपका बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब ये बाहर आकर टैक्सी ढूंढ रहे थे, तभी एक टैक्सी वाले से कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मतलब बॉम्बे की एक जगह है, वहाँ पहुँचना है, कितना समय लगेगा? उसने कहा कि जी मौसम ख़राब है, तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लग सकते हैं साहब। उसने कहा, नहीं, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे वक्त पर पहुँचा दिया तो मैं तुम्हारा जो भी किराया बनता है इससे 3 गुना 4 गुना दे दूँगा। तो उसने कहा कि
अच्छी बात है, अगर ऐसा रहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मौसम ख़राब में भी आपको वहां सही समय तक पहुंचा दूं। भाई, आते पैसे किसे बुरे लगते हैं। अब इन्होंने अपना लगेज, अपना बैग उस गाड़ी में रखा और बैठ गए। अब गाड़ी ने और मौसम ने दोनों ने एक साथ रफ्तार पकड़ी। गाड़ी तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और ये जो मौसम है ये ख़राब होने की तरफ। धीरे 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 आगे चलते में ये मौसम बेहद ख़राब होने लग गया और अब इतना ज़्यादा ख़राब होने लग गया कि इतनी तेज़ बारिश और हवा जो कि गाड़ी चलाना संभव नहीं हो पा रहा। उसे अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। काफ़ी जब इसने गाड़ी मंदी करी तो डॉक्टर साहब ने एक तरह से इसे डांट कर इसे बता दिया इसकी औकात क्या है, कि मैंने तुम्हें पैसे देने का वादा किया है तब जब आप मुझे वहाँ पहुँचाओगे, ऐसा नहीं कि बीच में इस तरह से खड़े होंगे, हम कल जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा साहब मुझे बाहर दिख ही नहीं रहा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा कैसे, बीच में हाईवे आता है और आसपास में कच्चा रास्ता है, बीच में हल्का फुल्का सा वो जो जंगल का रास्ता आएगा, अगर बीच में हम भटक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं रास्ते नहीं पहचान पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं काम चलेगा, आपको गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। अब पैसेंजर के बार बार कहने पर इसने, ड्राइवर ने भी गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मौसम ख़राब है लेकिन इसने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आ गया जहां पर इन्हें अंदाज़ा नहीं था यहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो सकता है। जैसे ही गाड़ी वहां से पास हुई है तो इन दोनों की आंखें खुल गई कि आप मौसम के साथ मजाक नहीं कर सकते, वरना बेहद भारी पड़ सकता है। डॉक्टर साहब ने एकदम से कह दिया कि अरे भाई आराम से चलाओ, तुम तो क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं तो आपसे कह ही रहा हूँ कि चलाना ही नहीं चाहिए हमें इस समय गाड़ी को, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो इसलिए मैं चला रहा हूँ साहब। तो एक काम करो, जब ये मौसम थोड़ा सा खुल जाएगा तभी जाना सही रहेगा। इंसान एक बार में ही अपना फैसला बदल देता है डर की वजह से। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन बीच रोड पर इस तरह हम गाड़ी नहीं लगा सकते, कहीं साइड में जहाँ पर भी टर्न आता है वहाँ गाड़ी को थोड़ा सा रोड से हटाकर खड़ी करो, क्या पता सामने से कैसा ट्रैफिक आ रहा हो। उसने कहा ठीक है जी। अब इन्होंने देखा कि रोड के पास में ही मतलब हल्का फुल्का सा ग्रीन एरिया ज़्यादा शुरू हो गया, यानी कि जंगल एरिया ज़्यादा शुरू हो गया। तो इन्होंने बस इंतज़ार करा कि कुछ ही दूरी पर कहीं कोई मोड़ मिल जाए तो हम उस तरफ गाड़ी को कर देंगे। ऐसा ही हुआ, एक मोड़ आया, इन्होंने वहाँ गाड़ी को उतारा और उतारते के साथ ही थोड़ी सी दूरी पर इन्हें एक मकान दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि एक काम करो, ये जब तक मौसम नहीं खुलता ना हम यहाँ पर इस मकान में रुक जाएंगे, तुम एक काम करो गाड़ी इस मकान की तरफ कर लो। उन्होंने कहा जी आपके लिए जैसे आपका घर बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे मेरी गाड़ी मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। ख़राब मौसम ज़रूर है लेकिन मैं गाड़ी छोड़कर नहीं जा सकता। गाड़ी तुम्हारी कौन ले जाएगा यहाँ से? नहीं नहीं, मैं, आप अंदर मकान में चले जाइएगा, मैं गाड़ी में ही रुकूंगा और जैसे ही मौसम खुल जाएगा, जाने लायक हो जाएगा तो मैं आपको आवाज़ देकर बुला लूँगा। अच्छी बात है। ये घर तक गए हैं और इन्होंने वहाँ दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि कौन है? तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा था, थोड़ी समस्या हो गई है, क्या आपसे मदद मिल सकती है? जो बुज़ुर्ग महिला हैं उन्होंने फिर कहा कि दरवाज़ा खुला है बेटा, जो भी हो अंदर आ जाओ। अब ये दरवाज़ा खोल कर अंदर गया है और इसने जाकर देखा कि एक बूढ़ी अम्मा ज़मीन पर बैठी हुई है और एक इनके पास में छोटा सा बच्चा भी है जिसको वो एक पालने में झुला रही है। अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि मेरा नाम, उन्होंने कहा बेटा सबसे पहले तो आप भीग रहे हो, ठीक है, अपना नाम काम सब बाद में, पहले थोड़ा सा अपने आप को सुखा लो, पहुँच लो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है जी। इन्होंने ऐसे ही करा, फिर अपना नाम बताना थोड़ा सा भूल गए। अब ये हॉस्पिटल से एयरपोर्ट से इस गाड़ी तक तो आ गए हैं, लेकिन ये बीच में कहीं भी कुछ रुक कर खा नहीं पाए, सुबह से भूखे हैं। इन्होंने अम्मा जी से सीधी सीधी बात बोल दी कि अम्मा एक फ़ोन कर सकता हूँ क्या यहाँ से? अम्मा जी हंसने लगी कि बेटा फ़ोन यहाँ, हमारे यहाँ सुविधा है नहीं, यहाँ बिजली नहीं है तो फ़ोन कहाँ से आएगा? इसे बड़ा अजीब लगा कि आज की डेट में जब हर घर में लाइट और फ़ोन है, लोगों के मोबाइल पहुँच चुके हैं हाथ में, और इनके यहाँ। खैर अम्मा कब से रह रही हो? हमें तो बरसों हो गए। और क्या मुझे ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, कुछ खाने को मिलेगा? उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक टाइम पर आया है, अभी मैंने भोग लगाया है। कन्हैया का वहाँ पे देख टेबल पर वो रखा होगा चरणामृत, वो पी ले, उससे तेरे को थोड़ा सा आराम मिलेगा। वहाँ कुछ फल भी रखे होंगे, उनमें से तू सेब खा ले, ठीक है, थोड़ा पेट में कुछ जाएगा तो भूख मिटेगी। हाँ खाना नहीं होगा लेकिन हाँ फल खा सकता है।
प्रसाद? मैं समझा नहीं, किसका प्रसाद? अरे मेरे कन्हैया का प्रसाद, मैं रोज लगाती हूँ ना, और भोग लगाकर बस यहाँ बैठी ही थी। और चरणामृत बता बेटा कैसा बना है? पहली बात तो इसे पता ही नहीं है कि चरणामृत है क्या। इसे तो बस ये पता था कि यहाँ कुछ खीर जैसा रखा है, पिया बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ इन दोनों की बातें हो रही हैं। अम्मा कुछ अपने बारे में बता रही हैं, ये कुछ अपने बारे में बता रहा है, लेकिन अभी तक इसने अपना ओहदा और नाम नहीं बताया है। दुनिया की इधर उधर की बातें चल रही हैं, न जाने कौन कौन सी। अम्मा को तो ये मानिए कि बुज़ुर्गों को क्या है कि अगर आपने 5 मिनट बैठ के इनके साथ बात कर ली तो इनका दिन बन गया। इनको बहुत खुशी होती है, भले ही आप इनके लिए कुछ लेकर जाओ या ना लेकर जाओ, लेकिन आपने अगर हाल चाल पूछ लिए, बैठ लिए, बात कर ली, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ऐसा होता है। अब होता क्या है कि अम्मा से इसने कहा कि आप यहाँ पर अकेली ही रहती हैं अम्मा, आपको यहाँ अजीब डर नहीं लगता? तो अम्मा जी ने बताया कि ये मेरा पोता है, मैं तो इसी के सहारे रहती हूँ। मेरी कन्हैया से मेरी बातचीत होती रहती है और जो कन्हैया कहते हैं वो मैं करती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मा जी, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मौसम अब खुल सा गया है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप ना प्रार्थना करना अपने कन्हैया से। कन्हैया ही बता रहे हो ना आप? उन्होंने कहा हाँ कन्हैया ही बोल रही हूँ। बेटा एक बात बता, तूने जिस तरह से बात करी है, कभी कन्हैया से मुलाकात नहीं करी क्या? मंदिर कभी गया नहीं? कन्हैया के बारे में तू जानता ही नहीं है? कौन है कन्हैया? सही बताइयो। उसने कहा नहीं, मैं जानता नहीं था। तो अम्मा ने ये और कहा कि यानी तुझे ये भी नहीं पता होगा कि बंसी वाला कौन है? उन्होंने कहा हाँ, मैं उनके बारे में नहीं जानता। अम्मा ताली मार के हंसी और कहती हैं कि अरे दोनों एक ही हैं बावले, तुझे पता ही ना कुछ भी। अब ये डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो भी मुस्कुराया और कहता है कि ठीक है, आप अपनी बंसी वाले से यानी कन्हैया से मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि मेरा जो आज जहाँ फंक्शन है अच्छे से मैं वहाँ पहुँच पाऊँ, मिल पाऊँ और सब कुछ अच्छे से हो। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ईश्वर बहुत सुनते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता ना बेटा, तो ईश्वर से जो मैं प्रार्थना रोज़ कर रही हूँ अभी तक तो पूरी हो गई होती। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, ऐसी क्या प्रार्थना आप रोज़ करती हो अम्मा जी अपने कन्हैया से? बेटा ये जो मेरा पोता है, इसे न जाने कौन सी एक बीमारी हो गई है, और पूरे इस भारत में सुनने में आता है कि वो एक ही डॉक्टर है जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकता है। मेरे ना तो जान पहचान में कोई है और नाते रिश्तेदार तो अब मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। या अड़ोस पड़ोस में भी कोई मदद करके कहाँ उस डॉक्टर के पास मेरे को और बच्चे को लेकर जाएगा। बस ईश्वर के सहारे हम तो यहाँ पर जी रहे हैं, ना जाने कब वक्त आ जाए। तो यहाँ इन्होंने कहा पवन शर्मा ने, क्या बीमारी बताइए और कौन है वो डॉक्टर जो कि इसका इलाज कर सकते हैं? तो अम्मा जी ने कहा कोई डॉक्टर पवन शर्मा करके है जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकता है। अब यहाँ डॉक्टर ने उसके नज़दीक आकर देखा कि हाँ, ये जो समस्या है इसका इलाज मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और करता आ रहा हूँ, और इस बच्चे के लिए भी कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। डॉक्टर साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, अपने आंसू पोंछे और कहते हैं अम्मा जी आपके बातों में और आपकी श्रद्धा में बहुत ज़्यादा चमत्कार है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। अम्मा ने कहा मैं समझी नहीं, क्या हुआ तुझे, ऐसे काहे बोल रहा है? अम्मा जी आपकी जो भक्ति है कन्हैया में, उसकी वजह से कन्हैया ने, आपके बंसी वाले ने मेरे प्लेन में हड़कंप सा मचा दिया। बिजलियां कड़क गई, बादल गरज गए, मौसम खराब कर दिया, मुझे जमीन पर उतार दिया। जमीन पर आने के बाद भी मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं पहुंचने लगा अपनी जगह, अपनी मंजिल पर। अम्मा जी देख रही हैं कि क्या बोल रहा है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं तो तुम्हारे कन्हैया ने ऐसा मौसम खराब किया, ऐसा मौसम खराब किया कि मेरे को गाड़ी यहां तक लानी पड़ गई, मुझे रुकना पड़ा। और यहां और भी मकान थे और मकान तक मैं नहीं गया। मुझे जो पहला मकान मिला जहां पर मैंने मदद मांगी वो तुम्हारा घर था। ये कन्हैया का ही चमत्कार है अम्मा, क्योंकि तुम तो देखो अब खुद ही बता रही हो कि मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसी स्थिति में मैं कैसे ढूंढूंगी। तो तुम्हारे कन्हैया ने तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही ना करी, मैं तुम्हारे ठीक सामने आ गया तुम्हारे कन्हैया की वजह से। उन्होंने कहा बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? अम्मा मेरा नाम पवन शर्मा है, डॉक्टर पवन शर्मा, और तुम्हारे इस बेटे का इलाज मैं करूंगा। अम्मा की आंखों में आंसू थे
उन्होंने हाथ जोड़कर जैसे ही बोला, हाथी घोड़ा पालकी। डॉक्टर साहब ने आज से पहले बोला नहीं था, लेकिन न जाने कैसे जादू हुआ, उनके मुंह से यही निकला, जय कन्हैया लाल की। और उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ उसका इलाज करा। और वो जो सेमिनार, ये बड़े लोगों का सम्मान, प्राइज़, वो सब भूल गए। उन्होंने पहले अपना जो बच्चे को समय देना था वो दिया, और वहाँ काफ़ी समय बाद पहुँचे। वो जो ड्राइवर था उसे इन्होंने जितनी अमाउंट तय थी कि इतने बढ़ाकर मैं पैसे दूंगा, वो दिए। साथ में एक उसे मिठाई का डिब्बा और एक कन्हैया की तस्वीर की, बेटा तेरी वजह से आज मैं ऐसे ईश्वर से मिल चुका हूँ जिनके ना होने का मुझे बड़ा विश्वास था कि कोई ईश्वर होते ही नहीं, लेकिन आज की डेट में हर किसी से मैं बोलूँगा कि हाँ, ईश्वर होते हैं, चमत्कार होते हैं। वरना ना मौसम ख़राब होता, ना फ्लाइट बीच में रुकती, ना मैं गाड़ी में आता, ना यहाँ तक पहुँचता, ना अम्मा जी से मिलता, ना बच्चे का इलाज होता। लेकिन कन्हैया ने इनकी बात सुनी और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अपने ईश्वर पर भरोसा करते रहिए, चमत्कार होते रहेंगे, और रोज़ होते हैं चमत्कार। आपको कभी ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ अभी तक चमत्कार नहीं हुआ, ना जाने ईश्वर आपके साथ कितने चमत्कार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे या राधे कृष्णा, एक ही बात है, और आपका नाम आपकी जगह। मैं कई बार बोलता हूं कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए, नहीं करिए एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर भरोसा करिए, 100% चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।